subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हो हम लोग फ्रिक्शन का पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ये फ्रिक्शन का दूसरा वीडियो है और इसके बाद भी और फ्रिक्शन के वीडियोस आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको हम पहले ही बता दिए। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करते हुए और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मेरी ऐसी एडवाइस है कि ये पूरे क्वेश्चंस आप देखिए और इसके अलावा भी दूसरे क्वेश्चंस ट्राई करिए। नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट कर सकते, इंशाल्लाह उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं नीट 2018 का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे पहचानना है कि ABCD के अंदर से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कॉन्सेप्ट ने आपको मैं समझाया था कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन से। ऐसा कुछ करके लिखाया था ना मैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बाकी के दो फ्रिक्शन बहुत कम होते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन सही बात है कि कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। हमको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। और सेकंड ऑप्शन में है कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। भाई हर फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नॉर्मल रिएक्शन के, है ना। फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो चाहे लिमिटिंग रहने दो, स्टैटिक रहने दो, काइनेटिक, डायनामिक, रोलिंग, कोई भी फ्रिक्शन रहने दो, सबके सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं नॉर्मल रिएक्शन के। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। मैं समझाया था ये हमारे कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि फ्रिक्शन जो है हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता, यानी कि एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी के हिसाब से मूव कर रही है, ऐसे ऐसे करके अगर मूव कर रही, तभी फ्रिक्शन एक्ट करता और अपोज करता रिलेटिव मोशन को। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। अब आता है डी में ये लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ये गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन अगर आप देखोगे या फॉर्मूला आप देखोगे तो वो रहेगा F/N। F क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। N क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। फोर्स को फोर्स से डिवाइड करोगे तो कुछ डायमेंशन बचते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो म्यू है इट हैज़ नो यूनिट्स, ठीक है, इसके कोई यूनिट्स नहीं है बच्चों। इट हैज़ नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशनल फार्मूला, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये म्यू जो है ये कोई म्यू जो है इस एक रेशियो है दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का, जिसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये बस एक नंबर है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला सवाल। अगले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल नीट 2004 का है, 2004 का है और सवाल इस तरह का है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg एंड द टेबल इज शोन इन द फिगर इज 0.2। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया उन्हें 0.2। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि वो कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा हम मास यहाँ पर रख सकते जिससे कि ये सिस्टम मूव ना करे, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि अगर मूव नहीं करना मतलब इसके वेट के बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन की वैल्यू, तभी ये रुका रहेगा। वरना अगर इसका वेट ज़्यादा हो गया तो ये घिसड़ लेते आगे निकल जाता, है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इसके वेट के इक्वल रहना। तो पहले इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू मालूम कर लो। फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है बच्चों? F = μN है और उसके अलावा क्या है? वही 6। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर ए बॉडी को देखोगे तो नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, बराबर ना, ए का। और ना ए टेबल के अंदर घुस जा रहा, ना ए टेबल से हवा में उड़ जा रहा। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली फोर्स एंड नीचे वाली फोर्स आर इक्वल।
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि n की जगह पे हम चाहे तो क्या लिख सकते, mg लिख सकते। तो F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू mg। तो F इज इक्वल्स टू म्यू की जगह पे आ गया बच्चों 0.2, m की जगह पे आ गया 2 और g की जगह पे आ गया 10। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ गया बच्चों 4 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ गया 4 न्यूटन। मगर हमको क्या मालूम करना था, हमको मालूम करना था इसका मास, नॉट वेट। अगर वेट मालूम करना होता तो वो बोल देते हम 4 न्यूटन है, ठीक है। तो वेट ऑफ बी यानी कि mg, ठीक है, बी का वेट कितना है बच्चों 4 न्यूटन है। मगर अपने को मास मालूम करना है ना, तो m इंटू जी की जगह पे आएगा बच्चों 10 विच इज इक्वल्स टू 4। सो m विल बी इक्वल्स टू 4/10 विच इज नथिंग बट 0.4 kg। तो उन्हें हमको मास पूछा इसलिए हमको 0.4 kg आया। अगर उन्हें पूछता कि व्हाट शुड बी द वेट ऑफ द ब्लॉक बी, तो हम लोग बोलते कि क्या बोलते भाई हम लोग 4 न्यूटन बोल के बोलते हम लोग। तो मास पूछा उन्हें। अच्छा है मालूम कैसा होना कि मास पूछा बोल के, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में क्या दिया उन्हें केजी केजी केजी। तो केजी किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। तो इनडायरेक्टली हमको क्या पूछना है, मास मालूम करो बोल के पूछ रहा। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज डी। अगला सवाल नीट 2014 का है और सवाल कुछ इस तरह से है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 एंड m3, ठीक है, कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली p, ठीक है। ये पुली है जिसके ऊपर से हम लोग जो है एक स्ट्रिंग को पास करें। द मास m1 हैंग्स फ्रीली एंड m2 एंड m3 आर ऑन अ रफ हॉरिजेंटल टेबल। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ओके, द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, ठीक है। ऐसी पुली जो फ्रिक्शनलेस और नेग्लिजिबल मास की रहती, ऐसे पुली को हम लोग आइडियल पुली बोलते हैं, ठीक है। तो आइडियल पुली है बोले ऐसा। रोटेशनल मोशन में आइडियल पुलीज नहीं रहते तो उस वक्त आंसर कुछ और आते, वो रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे अपन लोग। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज, मतलब ये सामने से बोल रहा है कि m1 नीचे जा रहा एंड वी वांट टू फाइंड द व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक m1। तो कैसा मालूम करेंगे बच्चों हम लोग, हम ऐसा मालूम करेंगे कि हम सीख लिए थे कि एक्सेलरेशन मालूम करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं अपन लोग, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बाय टोटल मास। तो फॉरवर्ड फोर्स कौन है, नीचे जाने में हेल्प कौन कर रहा, m1g, और बैकवर्ड उसको नीचे जाने कौन नहीं दे रहा, m2g, m2 का फ्रिक्शन और m3 का फ्रिक्शन। तो अपने को m2 का भी फ्रिक्शन मालूम करना है और m3 का भी फ्रिक्शन मालूम करना है। तो माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू क्या रहती है बच्चों, F इज नथिंग बट म्यू इंटू एन, है ना। तो म्यू की जगह पे तो म्यू रहेगा और एन की जगह पे क्या आएगा, mg, है ना। पढ़ाया था मैं आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कि n एंड mg आर इक्वल बोल के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू इंटू m2g, बराबर ना, क्योंकि हम सेकंड वाले का करें। फिर माइनस म्यू इंटू m3g। सर इन्हें भी माइनस में कहीं को आया, बिकॉज उन्हें भी क्या कर रहा, रोक रहा था ना बच्चों, दोनों की दोनों क्या है, बैकवर्ड फोर्स है, इसलिए माइनस में आए। भाई टोटल मास, टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है दैट ऑल थ्री ब्लॉक्स विल हैव सेम मास। तो m1 m2 m3 सबके सब m के इक्वल है। तो आप यहाँ पर चाहो तो m1 की जगह पे m लिख सकते हैं, यहाँ पर भी m लिख सकते हैं, यहाँ भी m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी mg, तो mg हम कॉमन निकाल लेंगे, हाँ सर कॉमन निकाल सकते। तो मैं mg को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों 1, माइनस यहाँ पर क्या बचा म्यू, और यहाँ क्या बचा म्यू, मतलब 2 मरतबा म्यू बच गया। तो 1 माइनस 2 म्यू बाई m प्लस m कितना होता है बच्चों 3m। तो ये m और ये m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिल गया, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई 3, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल IIT JEE 2018 का है। क्या है सवाल, 2 masses m1 is equals to 5 kg and m2 is equals to 10 kg connected by an inextensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure। ये लोग ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15, ये दिया हुआ है, लिखे हम लोग। क्या फाइंड करो बोल रहा ने, द मिनिमम वेट m दैट शुड बी पुट ऑन द टॉप ऑफ m2। तो इस m का कितना वेट होना चाहिए, दैट शुड बी पुट ऑन द टॉप ऑफ m2 सो दैट द मोशन स्टॉप्स। मतलब ये कितना वजन रखना है इसके ऊपर कि ये क्या हो जाना, मोशन रुक जाना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलना है, मैं ये सवाल को सेलेक्ट करने का रीज़न इसी है।
m का वेट मालूम करो बोल रहा, मगर आंसर्स में यानी कि ऑप्शंस में उसके मास के यूनिट दे रहा हूँ। मालूम वेट वो करो बोल रहा, मगर ऑप्शंस में यूनिट दे रहा। तो मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूँ, कभी भी क्या दिया या क्या मालूम करो बोल रहा, ये पहचानना है तो यूनिट्स की हेल्प लो। किसकी हेल्प लो? यूनिट्स। पहला प्रेफरेंस यूनिट्स को दो। अगर उन्हें केजी बोल रहा मतलब एम का वेट नहीं पूछ रहा उन्हें, एम का मास पूछ रहा उन्हें, एम का मास पूछ रहा उन्हें। तो वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस ब्लॉक एम। तो बहरहाल हमको ये समझना है कि इसका वजन कितना होना चाहिए, ये पूरा मोशन रुकना बोल तो इन्हें जितना भी फोर्स से नीचे जा रहा ना बच्चों, है ना, ये फॉरवर्ड फोर्स के इक्वल फ्रिक्शन यहाँ पर रहना, ये वेट के ऊपर ये वेट के उतना यहाँ पर फ्रिक्शन रहना, तो ये मोशन स्टॉप हो सकता। तो पहले इसका वेट मालूम कर लो आप, वेट ऑफ m1। तो कैसा मालूम करते बच्चों? वो तो m1g बोल के मालूम कर सकते। दिस इज व्हाट, दिस इज योर फॉरवर्ड फोर्स, है ना, फॉरवर्ड फोर्स। तो m1 कितना है? m1 दिया हुआ है 5 बोल के, और g का वैल्यू तो 110 लेते। दैट मीन्स योर फोर्स इज नथिंग बट 50 न्यूटन बराबर। तो 50 न्यूटन से उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 50 न्यूटन रहना, तो ये मोशन स्टॉप होएगा, वरना नहीं होएगा, मोशन कंटिन्यू रहेगा अगर 50 न्यूटन हम यहाँ पर नहीं दे सके तो फ्रिक्शन किसके इक्वल रहना बोलो में? फ्रिक्शन शुड बी इक्वल्स टू 15 न्यूटन फॉर व्हाट? टू स्टॉप मोशन। ठीक है, टू स्टॉप मोशन। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमको मोशन को स्टॉप करने के लिए 50 न्यूटन का फ्रिक्शन देना है। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू एन, है ना, बराबर वो किसके इक्वल है ना? 50 के। म्यू का तो म्यू रहेगा, एन किसके इक्वल रहता बच्चों? एम जी के। तो इन दोनों के मासेस को मिला लो, m और m2, क्योंकि दोनों का भी वेट नीचे है ना बच्चों, तो mg और m2g दोनों साथ में है, मतलब अपन चाहे तो लिख सकते m प्लस m2 दोनों का मिला के इंटू जी। हाँ सर लिख सकते हैं। अगर कुछ स्टेप्स नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? म्यू की वैल्यू है 0.15। हाँ सर 0.15। m तो हमको मालूम करना है, m2 उन्हें दिया, और g की वैल्यू भी उन्हें 10 बोल के दे दिया आपने को, ये 50 बराबर बराबर। सर अभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अभी हम ये कर सकते हैं कि ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमको स्मॉल m मालूम करना है। तो आप 0.15 को उधर भिजा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों m प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 बाई 0.15। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 500 बाई 15, है ना, क्योंकि आप पॉइंट है यहाँ पर, तो पॉइंट अगर आपको रिमूव करना है तो ऊपर 2 जीरोस डालना पड़ता अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, फिर ये यहाँ पर कितना जाएगा? 5 जाएगा तो 50 हो जाएगा। अगेन 15 3 जा 45, पॉइंट लगाओगे तो फिर एक मरतबा आएगा 15 3 जा 45। मतलब हमको ये आ रहा कि m प्लस 10 इज इक्वल्स टू 33.3, बट हमको m की वैल्यू मालूम करना है, तो m विल बी इक्वल्स टू 33.3 माइनस 10, सो m is equals to 23.3. So what is the mass we got? 23.3। कितना है हमको? 23.3। इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का एक और रीजन ये है कि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। मतलब क्या है कि हम गलत करें? नहीं, हम सही करें। हमको क्वेश्चन सही पढ़ने नहीं आया, मगर क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ? द मिनिमम वेट ऑफ m, कम से कम क्या वजन रखना चाहिए? देखो भाई 23 रखोगे इसके ऊपर तो रुक जाएगा, 23 kg का मास रखोगे तो रुक जाएगा, 18 का रखोगे तो वो तो भाग जाता, तो 18 तो आंसर नहीं है। हमको रुकाना है ना, तो कम से कम 23 तो रखना। 10 रखे तो नहीं रुकता, भाग जाता जिप बोल के। अब कौन कौन बच गए? 43 और 27। 43 और 27 दो में से कुछ भी रखे तो नहीं रुक जाता, मगर हमको क्या बोल रहा है? मिनिमम। तो दोनों में मिनिमम कौन है? ये डी। सो आंसर डी इज करेक्ट। एक बात मैं और बोलूं, आप लोग ये को सोचो कि ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, इसको लेना था। अरे इन दोनों को रखे तो उन्हें बोल रहा है मिनिमम वेट टू स्टॉप द मोशन। इन दोनों को रखोगे तो रुकेगा ही नहीं ना, हमको रोकना मेन मकसद है हमारा, तो रोकना भी है और दोनों में से मिनिमम को लेना भी है। तो ये जेई 2018 का क्वेश्चन था। आईआईटी 2019 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, उसको हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिए। फिर क्या हुआ? अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। दिख रहा है आपको 3 न्यूटन लगा रहे हैं हम लोग। हाँ, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.6, राइट, बराबर। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स P सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड्स। तो हमको P कितना देना पड़ेगा कि ये ब्लॉक रुक जाना?
पहले हम ये करेंगे कि ये ब्लॉक पे फोर्सेस लग रहे कितने वो मालूम कर लेंगे। एक तो 3 न्यूटन लग रहा है यहाँ पर ये साइड में, हाँ सर 3 न्यूटन तो लग रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रेविटी भी लग रही इसकी, है ना। एक तो 3 न्यूटन लग रहा है, एक तो मैं खींच रहा हूँ, ऊपर से उन्हें खुद भी नीचे आना चाह रहा, तो 2 फोर्सेस है ना, एक मैं खींच रू सो, दूसरा उन्हें जो खुद से नीचे आना चाह रहा ग्रेविटी की वजह से, तो 2 फोर्सेस उसके ऊपर लगने वाले हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, ठीक है, डाउनवर्ड में कितने फोर्सेस हैं, डाउनवर्ड में 2 फोर्सेस है। कौन कौन से है, एक तो 3 है, 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक है ग्रेविटी का, और ग्रेविटी की वजह से जो नीचे फोर्स आती है बच्चों वो रहती है mg sin 45। क्या बात कर रहे सर, हाँ क्योंकि mg नीचे रखता बराबर ना, और mg का कौन सा कंपोनेंट एकदम इसके साथ रहेगा, इंक्लाइंड के साथ, वो रहेगा साइन वाला। मैं अपने पुराने लेक्चर में बोल चुका हूँ ये कि साइन कैसा आता बोल के। यहाँ पर क्या आ जाएगा mg sin 45, तो 3 का 3 रहेगा, m की जगह पे आ जाएगा 10, g की जगह पे आ जाएगा 10, और sin 45 इज 1/√2। सर सॉल्व कर देना क्या, नहीं बाद में करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, और अपवर्ड ऊपर जाने के लिए हेल्प करने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। एक तो P है जो हमको मालूम करना है, उसके साथ साथ उसको नीचे जाने से रोकने वाला बंदा एक और है, कौन है, फ्रिक्शन। कौन है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो कौन कौन हेल्प कर रहे हैं हमारी, एक तो P कर रहा है और दूसरा फ्रिक्शन कर रहा। हमको P तो नहीं मालूम, P मालूम है क्या, नहीं मालूम, मगर फ्रिक्शन हम मालूम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन, बराबर ना जी बच्चों, वेरी गुड। तो P का तो P लिखेंगे हम, म्यू की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 0.6, और n देखो बच्चों ऐसे रहता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, n ऐसा रहता। और इस साइड में कौन सी फोर्स रहती है आपको मालूम है शायद, mg cos थीटा, है ना। अगर इस साइड यहाँ पर mg sin थीटा है, यहाँ पर क्या है बच्चों, mg sin थीटा, तो यहाँ पर क्या रहता है mg cos थीटा, जैसा बोला था मैं आपको, निकालना सिखाया था। mg के 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। तो ये ब्लॉक ना इंक्लाइंड प्लेन के अंदर धंस जा रहा ना हवा में उड़ जा रहा, मतलब mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू n। तो मतलब मैं n की जगह पे लिख सकता हूँ mg cos थीटा, बराबर ना जी। तो हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते, p प्लस m, ये 0.6 का 0.6, m की जगह पे आएगा बच्चों 10, g की जगह पे आएगा 10, और cos थीटा इज 45, तो cos 45 कितना होता है बच्चों, 1/√2, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को इक्वल करेंगे, इन दोनों को इक्वल इसलिए करेंगे बिकॉज हम चाह रहे कि वो ब्लॉक मूव ना करे। अगर वो मूव नहीं करना बोल तो योर अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि 3 + 100/√2 बराबर ना, 10 × 10 100 होता है, मस्ट बी इक्वल्स टू P प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 × 10 हो जाएगा 100, 100 × 0.6 इज 60, बराबर ना, 60/√2 बराबर। हमको P का वैल्यू मालूम करना था, हम इसको इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 100/√2 माइनस 60/√2 कितना हो जाएगा बच्चों, 40/√2। हाँ सर कितना हो गया, 40/√2 विच इज इक्वल्स टू P, बराबर, हाँ सर बराबर, ठीक है। और √2 की वैल्यू रहती 1.4, ठीक है, कितना रहता भाई 1.4। तो हम लोग ज़रा उसको सॉल्व कर लेंगे और अप्रॉक्सीमेट आंसर डालेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या है ज़रा देखिए इधर, 3 + 40/√2 इज नथिंग बट 1.4। वैसे तो 1.414 रहता, हमारा अपन 1.4 लिए तो भी चलता, इज इक्वल्स टू P, है ना बच्चों। और ये 40/1.4 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 जाएगा, 14 1 जा मतलब 28.5 आएगा करीब करीब, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर कितना आएगा 28.5, ठीक है। तो हमको आ जाएगा 3 + 28.5 इज इक्वल्स टू P, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 31 पॉइंट समथिंग विच इज़ नियरली इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा करीब में किसके इक्वल है, 32 के है, तो P शुड बी इक्वल्स टू 32 न्यूटन। तो सर 32 कैसा पता चला आपको, वो भी देख लो। इतना तो कंफर्म होगा ना बच्चों, 28 के ऊपर है, तो 23 लगाऊंगा तो भी नहीं रुकेगा, 25 लगाऊंगा भी तो नहीं रुकेगा, 18 तो सवाल ही नहीं उठता। तो हमको कितना लगाना पड़ेगा, करीब 32 न्यूटन तो लगाना पड़ेगा हमको, ताकि ये ब्लॉक रुक जाए। ओके राइट, नेक्स्ट अगला सवाल JEE 2012 का है, IIT 2012 का है। अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। मतलब ऐसा रोड है वो यूं करके गोल, समझ में आ रहा है क्या, मतलब ऐसा यूं टेढ़ा नहीं है, ऐसा स्ट्रेट है यूं करके मगर गोल है, ठीक है। तो लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस R, तो वो जो ट्रैक की अपन बात कर रहे हैं उसका रेडियस कितना है बच्चों, उसका रेडियस है R, बराबर। और उसके बाद क्या है, इफ़ μs इज रिप्रेजेंट
the static friction between the road and tires of the car, the maximum speed of the car in circular motion is given by. ये ऑप्शन है। देखो बच्चों, जब एक गाड़ी ना सर्कुलर मोशन में घूमते रहती तब उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करते, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि ऐसे दो फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। फोर्सेस तो वही है, मैकेनिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस वही है। तो सर ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है? हर वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सेंटर की तरफ खींचे वो सेंट्रीपिटल है। हर वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सेंटर की तरफ खींचे वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर मान लो मैं एक तागा बनूं, तागा बन के ऐसा घुमाऊं पत्थर को, तो पत्थर क्यों मेरे से दूर नहीं जा रहा? क्योंकि तागा है। तागा है मतलब तागे का टेंशन इज एक्टिंग। तागा, अगर मान लो पत्थर है यहाँ पर और यहाँ पर तागा है, तो तागे के अंदर का टेंशन उसको सेंटर की तरफ खींच रहा। तो हियर टेंशन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अतराफ में घूम रहा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा, मगर न्यूक्लियस से दूर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उसको इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली फोर्स से उसको अपने तरफ खींच रहा। तो उधर इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर टेंशन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सर्कुलर ट्रैक है और चाह रहे हो कि बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में जाए, तो पक्की बात है कि इसके अंदर फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर रोड है ऐसी यूं और उसके ऊपर पूरा तेल गिरे हुआ है, तो गाड़ी यूं आती है और यूं निकल जाती, फिर समझ रहे? तो फ्रिक्शन होना जरूरी है। तो हियर फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमेशा कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती। तो बहरहाल यहाँ और लंबा एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, मगर अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर जो है, जो गाड़ी यहाँ पर जा रही है बच्चों, जो गाड़ी यहाँ पर, वैसे गाड़ी तो नहीं दिख रही होंगी मगर मान लो गाड़ी है बोल के, तो ये जो गाड़ी इस सर्कुलर ट्रैक में जा रही है, इस गाड़ी के सर्कुलर ट्रैक में जाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है बच्चों। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो आने वाला है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के ऊपर और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर, उसमें मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको। बहरहाल mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू योर फ्रिक्शनल फोर्स, बस इतना ही है बच्चों। मगर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, mv²/r इज इक्वल्स टू म्यू का जगह पे म्यू, क्योंकि ये लेवल रोड है, ऐसा लेवल है, ठीक है, लेवल है ट्रैक, अरे बाप रे गिर जाएगा, ठीक है, ऐसा लेवल है। तो नीचे जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ऊपर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन है। अगर इन्हें टेढ़ा होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स का खाली cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता, मगर इन्हें टेढ़ा नहीं है ना, लेवल सर्कुलर ट्रैक बोला उन्हें। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन आर इक्वल। मतलब हम चाहे तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे mg लिख सकते, और ये m और ये m कैंसिल होता। हमारा अल्टीमेट टारगेट वेलोसिटी मालूम करना है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू म्यू, और ये r इधर चले गया, म्यू आर जी, स्क्वायर को उधर भी जाए तो क्या होगा बच्चों, रूट हो गया। तो आपको कौन सा ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल IIT JEE 2005 का। कंसिडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पे कार जा रही है विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस एट विच कार कैन बी स्टॉप्ड इज। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से अपन ब्रेक मार दिए। ऐसा स्ट्रेट रोड पे कार जा रही थी, कितनी स्पीड से जा रही थी? 100 का स्पीड से जा रही थी इनिशियली। अपन ब्रेक मारे, खस करके रुकना शुरू होती है और लास्ट में आके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी? 0 हो जाती। तो स्टॉप होना बोल तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होना बच्चों? 0 होना। तो हम क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट उन्हें ट्रैवल करेगा ब्रेक मारने यानी कि फ्रिक्शन के लगने से। तो फ्रिक्शन के लगने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पूछ रहा हूँ, कितने डिस्टेंस के बाद वो गाड़ी जाके रुकने वाली है। तो हम कौन सा, हमको क्या मालूम करना है? एस मालूम करना है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे भाई? एस यू वी दिया हुआ है, तो मैं टी वाले फार्मूला यूज़ नहीं करना चाह रहा। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज़ नहीं करेंगे। वो इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एसिस नहीं है, जिसको मालूम करना चाह रहे हैं नहीं है। और एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टी के बारे में कुछ मालूम नहीं है अपने को। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी तो छोड़ दो यार, वी तो 0 हो गया, वो तो चला गया है ना। यू कितना है?
100, तो यहाँ पर क्या आएगा 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन की वजह से आने वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है हमको नहीं मालूम, एस हमको मालूम करना है। तो पहले अपन ए मालूम कर लेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि बॉडी आगे जा रही है, हम जो फोर्स लगाए फ्रिक्शन की वो उसके अपोजिट में है, यानी कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ये फ्रिक्शन हम कैसा मालूम करेंगे, लाजिम बात है हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन की फोर्स है ना। हमारे फोर्स का जनरल फार्मूला क्या है, न्यूटन के लॉ के हिसाब से एम ए, और फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है, म्यू इंटू एन, बराबर ना बच्चों, बिल्कुल बराबर है सर। तो यहाँ पर आ जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू म्यू, और एन की जगह पे हम लिखते हैं एम जी, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट रोड नॉट एन इंक्लाइंड रोड, तो एन की जगह पे हम डायरेक्ट एम जी लिख सकते हैं। और ये एम और ये एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। म्यू कितना है बच्चों 0.5, और जी की वैल्यू कितनी रहती है 10, सो ए विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मगर साथ में क्या लगाएंगे हम, माइनस लगाएंगे। वाई वी आर राइटिंग माइनस, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सेलरेशन, इट इज डिसलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, क्या तीन में से कौन सा भी नाम बोल सकते हैं। तो बहरहाल ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे -5, ठीक है, -5। ऐसा ना आपको समझो ये 5 दोनों को मल्टीप्लाई करो 25, वो एस है, ये 5 है, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, -100 का स्क्वायर, मतलब 2 और 0 बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर आएगा 2 5 10, और एस बराबर ना, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0 कैंसिल, दैट मीन्स योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 100 नहीं 1000 मीटर्स, मतलब ब्रेक मारने के 1000 मीटर के बाद वो गाड़ी आगे जाके रुकेंगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल अगेन IIT 2005, ठीक है, क्या लिखे हुआ है, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, ठीक है बच्चों, विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, और क्या दिया हुआ है, द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, देन ए इज इक्वल्स टू बोल के 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, असल में ये आता स्यूडो फोर्स के अंदर। किसके अंदर आता बच्चों, स्यूडो फोर्स बोल के एक टॉपिक रहता, उसके अंडर आता ये। तो इसमें स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए अपन इसको उठाए। तो स्यूडो फोर्स क्या रहता मालूम, जब हम देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले एक ऐसी जगह पे ठहरे हुए हैं जो खुद हिल रही, अपन दूसरे को ऑब्जर्व करें और खुद ही हिल रहे, तो जो कैलकुलेशन करेंगे वो गलत हो जाएगा ना भाई। तो जब कभी भी एक ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहता, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा फ्रेम जो मूव कर रहा, तो जब भी कोई एक ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहता, तब अपन लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर आते, स्यूडो फोर्स को लेकर आते, ठीक है। सर अप्लाई कैसा करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो पहले क्वेश्चन को समझ जाओ। क्वेश्चन में क्या है, एक ब्लॉक ऐसा इंक्लाइन पे है, ठीक है, इंक्लाइन पे है, और ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इंक्लाइंड है ना भाई, खस फिसल लेते हैं, नीचे आके गिर जाएगा। हाँ सर नीचे आके गिर सकता है बराबर, मगर इन्हें नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ मालूम, इस डब्बे को आगे बढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या, वेट्स को देखो, ये जो ट्रायंगल शेप का है ना, उसको लेके भाग रहा हूँ। अब मान लो ये थोड़ा सा मुश्किल होता दिखाने के लिए, बट फिर भी देखिए ये हाथ के ऊपर मार्कर है, ठीक है, मार्कर गिरने की कोशिश कर रहा, मगर मैं क्या कर उसको भगा रहा हूँ यूं करके, है ना, ऐसा करके अगर अपन भगाया समझो, तो थोड़ी देर के लिए रुके हुआ रहता ना ऐसी, तो अपन एक एक्सेलरेशन से अपने हाथ को भगाते रहेंगे ताकि ये मार्कर नीचे ना गिरे। समझ में आ रहा क्या सर, फोन से करके बताओ, फोन से नहीं मार्कर से, ठीक है। तो बहरहाल अपन ऐसा करें तो एक चीज़ नीचे गिरती, मगर अपने हाथ को अपन भगाना शुरू करें तो वो चीज़ जो है रुक जाती है उसके ऊपर। हाँ लाजिम बात है, हमको एक अच्छे एक्सेलरेशन से भागना पड़ता तो रुकती, वरना अपन हल्लो जाएंगे तो फिसलते फिसलते तब बोल के गिर जाती है। तो हमारे क्वेश्चन में वही पूछ रहा हूँ कि कितने एक्सेलरेशन से भागना अपन लोग, ठीक है। तो पहले तो बोलूँ बच्चों मैं कि नीचे कौन सी फोर्स लग रही होंगी, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे लग रही होंगी mg साइन अल्फा। हाँ सर बराबर है, mg साइन अल्फा। और ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होंगी, देखो अगर कोई चीज़ रुकी, इसका मतलब ये है कि नीचे भी कोई फोर्स और ऊपर भी कोई फोर्स है। सर ऊपर ना वो आपका इन्हें है, कौन है, फ्रिक्शन है, मगर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा उन्हें, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर कौन रोक के रखा उसको ऊपर, इसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। क्या बात कर रहे सर, हाँ देखो बोल तो मैं, ठीक है, इधर आओ, अच्छे से देखो, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अच्छे से देखो, ऐसे करके अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन अपोजिट में लगाएंगे। स्यूडो फोर्स हमेशा कैसा लगाते मालूम, अगर
जो ऑब्जर्व करने वाला बंदा है जिसके ऊपर हम लोग ये मास को रखे, उन्हें अगर ए से इधर जा रहा तो अपन ना सूडो फोर्स ब्लॉक के वास्ते अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया अपन लोग सूडो फोर्स उधर साइड, हाँ सर लगा दिया बराबर। तो अब सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट बन जाएंगे सूडो फोर्स के। कौन से? एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा ऐसे करके बराबर, और एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा ऐसे करके परपेंडिकुलर टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी हम देखेंगे कि एंगल क्या रहेगा, ऐसा इंक्लाइंड और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में क्या है, अल्फा है। तो ये इंक्लाइंड और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में क्या रहेगा बच्चों, अल्फा रहेगा। और जिसके साथ एंगल रहता, मैं बताया था, जिसके साथ एंगल रहता उसके साथ क्या आता बच्चों, कॉस, यानी कि इसके साथ आने वाला है ए कॉस अल्फा। और क्योंकि इसके साथ ये वाले साइड के साथ ए के इधर वाले साइड के साथ अल्फा नहीं बना, तो इसके साथ आएगा ए साइन अल्फा। ठीक है, तो अब हमको मतलब किससे था, यहाँ पर एक फोर्स चाहिए थी, वहाँ पर एक फोर्स चाहिए थी, मिल गया ना, दो भी फोर्सेस दोनों मिल गया ना, इधर भी मिल गई और उधर भी मिल गई। दैट मीन्स यूर एम जी साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू ए कॉज अल्फा। एम जी साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू ए कॉज अल्फा। मगर सर यहाँ पर फोर्स लिखे, आप यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखे, हाँ बेटा ठीक है, तो आप मास से मल्टीप्लाई कर लो। सीडो फोर्स बोल रहे अपन, तो ये भी एक फोर्स रहती, तो अपन इसको भी एम लगा देंगे, इसको भी एम लगा देंगे और इसको भी एम लगा देंगे। तो क्या होता बच्चों, ये एम और ये एम कैंसिल होता। हमारा टारगेट था ए को मालूम करना, कॉस को उधर भिजा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा जी साइन अल्फा बाई कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू ए। साइन अल्फा बाई कॉज अल्फा इज टैन अल्फा, तो ए विल बी इक्वल्स टू जी टैन अल्फा। ए इज इक्वल्स टू जी टैन अल्फा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत जल्दी मैं आपको सूडो फोर्स के ऊपर थोड़ा सा और एक छोटा सा वीडियो बना के और अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, मगर अभी ट्रेलर तो ले लीजिए आप। नेक्स्ट, हाँ सॉरी बच्चों, वैसे तो क्वेश्चंस हमको और भी कराना था, हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आए थे, मगर जैसा आप देख सकते हो थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो गई, लाइटिंग वगैरह वगैरह का प्रॉब्लम है, तो फिर इसीलिए हम लोग ये वीडियो को यहीं स्टॉप करें। मगर इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है मैं आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ मिलता हूँ, और उसमें जो है आगे जाके अपन और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो। आप कमेंट के अंदर अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो हमको सेटिस्फैक्शन आएगा कि आप पढ़ रहे हो बोल के। ठीक है, इसके अलावा मोटिवेशन के ऊपर या स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप वीडियो बनाओ बोलते हो तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करिए, आप लोग साथ में बने रहिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कितने की बार बोल दिया बाद में, ये हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को नीट में या IIT में रैंक आए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते हुए, कमेंट करते हुए अच्छे से पढ़िए और वेट करिए अगले वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।